नमस्कार। इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के ऑनलाइन लेक्चर्स में आपका हार्दिक अभिनंदन है। एमए ट्रांसलेशन स्टडीज़ पार्ट 2 के पाठ्यक्रम में एक प्रश्न पत्र है, अनुवाद की प्रक्रिया और क्षेत्र। और इस में 3 खंड हैं, प्रशासनिक अनुवाद, संसदीय अनुवाद और विधि अनुवाद। इसमें से जो विधि अनुवाद है इस पर हम चर्चा करेंगे। विधि से क्या अभिप्राय है, उसका क्या स्वरूप है, उसके कितने प्रकार हैं, कितने क्षेत्र हैं, विधि की संवैधानिक स्थिति क्या है, इस पर हम पहले लेक्चर्स में चर्चा कर चुके हैं। आज हम ये देखेंगे कि विधि अनुवाद की आवश्यकता क्यों है, अनुवाद करने की आवश्यकता ही क्यों है। सीधा ही प्रारूप बना हुआ है, न्यायालयों में उसी का प्रयोग हो जाए, तो उसकी अनुवाद की आवश्यकता के मूल कारण क्या है, क्यों अनुवाद किया जाता है, ये आज की चर्चा का विषय रहेगा। और इसमें भी मूल विचारणीय बिंदु रहेंगे प्राधिकृत पाठ से अभिप्राय, अनुवाद और प्राधिकृत पाठ में अंतर, विधि साहित्य की संवैधानिक स्थिति, अनुवाद की आवश्यकता। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं प्राधिकृत पाठ से अभिप्राय क्या है, क्योंकि विधि के क्षेत्र में प्राधिकृत पाठ एक विशेष संदर्भ को लिए हुए है। प्राधिकृत पाठ, जिसके लिए अंग्रेजी में शब्द है अथॉरिटेटिव टेक्स्ट, इससे क्या अभिप्राय है, इसके लिए संविधान के अनुच्छेद 348 में राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 5 के उपबंध के अनुसार जब किसी केंद्रीय अधिनियम का हिंदी में अनुवाद करके उसे राष्ट्रपति के प्राधिकार से भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, तो वह उस अधिनियम का हिंदी में प्राधिकृत पाठ हो जाता है। क्या अभिप्राय है मित्रों इसका? इसका अभिप्राय ये है कि जो मूल प्रारूप है विधि का, वह मूल प्रारूप तो अंग्रेजी में बना हुआ है, और जब इस मूल प्रारूप का हिंदी में अनुवाद करते हैं तो वो सामान्य अनुवाद नहीं रहता। उस अनुवाद को राष्ट्रपति के पास प्रेषित किया जाता है, और राष्ट्रपति के प्राधिकार से जब वो उसको अथॉरिटी दे देते हैं, तो उसके पश्चात ये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाता है, और इसी अधिनियम को फिर प्राधिकृत पाठ कहते हैं। अब ये जो प्राधिकृत पाठ है, ये मूल पाठ के ही समान स्तर का होता है। जो महत्व, जो इम्पोर्टेंस मूल पाठ को है, वही महत्व उसी के समतुल्य ही प्राधिकृत पाठ होता है। न्यायालय प्राधिकृत पाठ के आधार पर ही निर्णय दे सकते हैं। ये नहीं है कि उनके लिए न्यायालय में सिर्फ वे मूल प्रारूप को ही देखें, जो अंग्रेजी में मूल प्रारूप तैयार किया गया है उसको ही वे आधार बनाएं। न्यायालय के पास दोनों विकल्प हो जाते हैं, वे मूल प्रारूप को भी देख सकते हैं, और ये जो प्राधिकृत पाठ है इसके आधार पर भी निर्णय दे सकते हैं। प्राधिकृत पाठ के निर्वचन के लिए भी वही सिद्धांत लागू होंगे जो मूल पाठ के अर्थान्वयन में लागू किए जाते हैं। अर्थान्वयन, इम्प्लीमेंटेशन, कि प्राधिकृत पाठ का निर्वचन जब होता है तो वही सिद्धांत लागू होते हैं जो मूल पाठ के इम्प्लीमेंटेशन में लागू किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड 3 में एक और उपबंध है, जिसमें कहा गया कि जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित विधेयकों और उसके द्वारा पारित अधिनियमों में प्रयोग के लिए अंग्रेजी भाषा से भिन्न किसी भाषा के प्रयोग को विहित किया गया है, वहाँ उस राज्य के राजपत्र में प्रकाशित उसका अनुवाद अंग्रेजी भाषा का प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा। इसका अभिप्राय समझे मित्रों। यहाँ कहा गया, एक तो है कि न्यायालय में
जो मूल अंग्रेज़ी भाषा में प्रारूप तैयार किया गया वे रखा जाता है और उसके समकक्ष, उसके समतुल्य हिंदी का में अनुवाद किया गया प्राधिकृत पाठ है। अब ये खंड 348 के खंड 3 में जो उपबंध दिया गया है, इसके अनुसार राज्य के विधानमंडलों में, क्योंकि हमने पिछले व्याख्यान में देखा था कि राज्यों को संविधान में छूट दी गई थी कि वे न्यायालयों में राजभाषा हिंदी का प्रयोग कर सकते हैं, स्थानीय भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यदि राज्य में विधानमंडल में कोई विधेयक या उससे पारित अधिनियम में राजभाषा हिंदी में प्रस्तुत किया गया है या स्थानीय भाषा में प्रस्तुत किया गया है, तो उसका अंग्रेज़ी जो प्रारूप, अंग्रेज़ी में जो उसका अनुवाद किया जाएगा, वह अंग्रेज़ी अनुवाद प्राधिकृत पाठ कहलाएगा। जैसे अंग्रेज़ी में मूल प्रारूप है तो उसका जो पाठ, उसका जो अनुवाद हिंदी में होगा वे प्राधिकृत पाठ कहलाएगा। और यदि प्राधिकृत पाठ जो हिंदी में बना हुआ है उसको न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है या विधानमंडल के सामने जो एक विधेयक रखा गया उसको पारित किया गया, वो हिंदी में पारित किया गया या वे किसी उस राज्य की स्थानीय भाषा में पारित किया गया, तो फिर उसका अंग्रेज़ी में अनुवाद किया जाएगा और ये अंग्रेज़ी का अनुवाद फिर प्राधिकृत पाठ कहलाता है। अब हम मित्रों देखते हैं कि अनुवाद और प्राधिकृत पाठ, इन दोनों में अंतर क्या है। अनुवाद तो सभी क्षेत्रों में होता है, सभी अनुशासनों में होता है, साहित्य का अनुवाद भी होता है, ज्ञान विज्ञान के विभिन्न अनुशासनों का भी अनुवाद होता है, मानविकी का अनुवाद होता है और विधि का अनुवाद होता है। तो जो विधि का अनुवाद है वे कहलाता है प्राधिकृत पाठ और जो ज्ञान विज्ञान के अन्य अनुशासन हैं उनका जो अनुवाद किया जाता है वे कहलाता है अनुवाद, उसको प्राधिकृत पाठ नहीं कह सकते। तो दोनों में मूल अंतर क्या है। अनुवाद सामान्यतः स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में शब्दानुवाद अथवा भावानुवाद आदि किया जाता है, वह मूल के समकक्ष नहीं होता। प्राधिकृत पाठ मूल का अनुदित संस्करण मात्र न रहकर मूल के समतुल्य हो जाता है, मूल के समकक्ष हो जाता है। तो ये दोनों का मूल अंतर है। अन्य अनुशासनों में जो अनुवाद किया जाएगा, भले ही वे शब्दानुवाद हो या भावानुवाद हो, उसको मूल के समतुल्य नहीं कह सकते। पर विधि का जो अनुवाद किया जाता है उसका जो मूल का अनुदित संस्करण है वे मूल के समतुल्य होता है। दूसरा है कि सामान्यतः ज्ञान विज्ञान के किसी अनुशासन का अनुवाद स्वतंत्र पाठ नहीं होता, परंतु अधिनियमों और अधीनस्थ विधान का अनुवाद उस विधायी रूप का स्वतंत्र पाठ हो जाता है, ये प्राधिकृत पाठ हो जाता है। तो ज्ञान विज्ञान की जो अन्य अनुशासन है, विज्ञान की या तकनीकी के या प्रशासनिक शब्दावली का हिंदी में जब अनुवाद किया गया या मूल भाषा से लक्ष्य भाषा कोई भी हो उसमें जब अनुवाद किया जाता है तो वह अनुदित संस्करण कहलाता है। परंतु विधि का जो अनुवाद किया जाता है वे अनुवाद मात्र ना रहकर उसकी एक स्वतंत्र सत्ता हो जाती है, वे स्वतंत्र पाठ के रूप में स्वीकार्य हो जाता है। अब हम मित्रों देखते हैं कि विधि साहित्य की सांविधानिक स्थिति क्या है। अभी तो हमने प्राधिकृत पाठ और मूल अनुवाद में अंतर देखा, क्या अंतर है और हिंदी में अनुवाद करने की, विधि के अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों है। ये जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि विधि साहित्य की जो संवैधानिक स्थिति है उसमें हिंदी का प्रयोग किस रूप में हो रहा है, हिंदी वहाँ पर संविधान में विधि के क्षेत्र में कितना उसको महत्व दिया गया, इस पर अभी हम चर्चा करेंगे। तो संविधान सभा जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, उसके पश्चात संविधान निर्माण करने की बात हुई
और उसी के लिए एक सभा आयोजित की गई और उसके सभा के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने। और 1947 में संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया और इस समिति ने जो प्रारूप तैयार किया संविधान का, उसमें जिस तरह से हिंदी लागू की गई उस प्रारूप पर कतिपय विद्वानों द्वारा, कतिपय सांसदों द्वारा, संसद सदस्यों द्वारा आरोप लगाए गए। तो उन आरोपों को देखते हुए उनके निराकरण के लिए और एक सर्वसम्मति बनाने के लिए पुनः एक अनुवाद समिति का गठन किया गया, नई अनुवाद समिति का गठन किया गया। और ये संवाद समिति में अनुवाद के लिए शब्दावली निर्माण हेतु भाषा विशेषज्ञ सम्मेलन का एक आयोजन किया, गठन किया गया। और ये जो भाषा विशेषज्ञ थे ये विभिन्न भाषाओं के थे। जो उस समय 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं स्वीकार की गई थी, उन सभी भाषाओं के विशेषज्ञ थे जो उन सभी भाषाओं से शब्द लेते हुए विधि शब्दावली का निर्माण करें। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा का अंतिम अधिवेशन हुआ और उसमें इसके प्रारूप को अंतिम रूप दिया गया। और इस समय उस जो वे प्रारूप था उस पर सर्वसम्मति हुई और 282 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए और वे संविधान में लाया गया। फिर इसके पश्चात सन 1961 में विधि मंत्रालय में राजभाषा आयोग की स्थापना हुई। आयोग द्वारा 1968 में हिंदी के संविधान की विधिक स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। अब 1968 में राजभाषा आयोग ने जो हिंदी के संविधान की स्थिति थी उस पर जब प्रश्न चिन्ह लगाया तो अब ये था कि इतने सम्मानित सदस्यों के हस्ताक्षर किया हुआ वो पारित था, अब उनकी अवमानना होगी। तो अब इसके लिए रास्ता निकाला गया कि उस जो पहले पारित हो चुका हुआ है, जो एक अधिनियम बन चुका हुआ है, उसी में ही कुछ संशोधन किए जाए, जहाँ जहाँ संशोधन हो की आवश्यकता है, जिन जिन शब्दों को बदलने की आवश्यकता है उनको परिवर्तित कर दिया जाए। और फिर हिंदी में संशोधित प्राधिकृत पाठ के लिए 394 क ये उपबंध उस संविधान में जोड़ा गया और ये संसद में 27 फरवरी 1987 को संशोधित संविधान विधेयक संसद में पहले प्रस्तुत किया गया, लोकसभा में 24 नवंबर 1987 को और फिर राज्यसभा में 26 नवंबर 1987 को पारित हुआ। राष्ट्रपति ने 9 दिसंबर 1987 को इसकी अनुमति प्रदान की और इस तरह से संशोधित जो प्राधिकृत पाठ था वे संविधान में 394 क की धारा में उपबंध में जोड़ दिया गया। तो ये हमने अभी देखा हिंदी की संवैधानिक स्थिति के विषय में, संविधान में किस तरह से हिंदी का प्रयोग विधि के लिए किया जाए, किस तरह से उसका प्रावधान हो, ये निश्चित किया गया। अब हम बात करते हैं कि विधि के अनुवाद की आवश्यकता क्यों हुई, विधि के क्षेत्र में हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता क्यों हुई। तो उसके कुछ मूल कारण हैं। अब हम उन कारणों पर विचार करेंगे। सबसे पहले तो है संविधान में हिंदी की अनिवार्यता के कारण। संविधान के अनुच्छेद 348 और राजभाषा अधिनियम की धारा 3 खंड 3 में सरकारी कार्यालयों से जारी होने वाले सभी दस्तावेजों में हिंदी और अंग्रेजी का अनिवार्य रूप से प्रयोग किए जाने का उल्लेख होने से विधि सामग्री के अनुवाद की आवश्यकता हुई, क्योंकि मूल तो सारा अंग्रेजी में था और संसद में राजभाषा अधिनियम के द्वारा ये जारी किया गया कि सभी दस्तावेजों का हिंदी और अंग्रेजी में होना अनिवार्य है। तो इसलिए जब ये धारा आई तो इसको आधार बना करके विधि के क्षेत्र सामग्री के अनुवाद की आवश्यकता हुई।
क्योंकि अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों की अनिवार्यता कर दी गई थी। दूसरा कारण है द्विभाषिकता की स्थिति के कारण। 1 अक्टूबर 1976 से ये आवश्यक हो गया कि संसद के पटल पर रखे जाने वाला प्रत्येक विधेयक हिंदी एवं अंग्रेजी में तैयार हो। इस द्विभाषिक स्थिति ने विधि सामग्री के अनुवाद को आवश्यक बना दिया कि संसद के पटल पर जो भी विधेयक रखा जाएगा, अगर वे हिंदी में रखा जा रहा है तो उसका अंग्रेजी में अनुवाद हो, अंग्रेजी में अगर मूल है तो हिंदी में, तो दोनों भाषाओं में वे तैयार किया जाना चाहिए। और इस द्विभाषिकता की स्थिति के कारण दोनों भाषाओं में संसद के पटल पर रखे जाने वाले विधेयक तैयार हुए। इसलिए भी द्विभाषिकता की स्थिति के कारण भी विधि के अनुवाद की आवश्यकता हुई। एक और कारण है विधि क्षेत्र में हिंदी प्रयोक्ताओं का अभाव होने के कारण एवं पूर्वाग्रहों के कारण विधि के क्षेत्र में अनुवाद की आवश्यकता हुई। अब क्या है कि ब्रिटिश शासन के आने के बाद जब अंग्रेजी विधि की भाषा हो गई और उच्च शिक्षा का माध्यम भी अंग्रेजी बन गई, तो जो विधि विशेषज्ञ थे, जो विधि की शिक्षा प्राप्त करके आ रहे थे, वे अंग्रेजी में ही प्राप्त करके आ रहे थे और अंग्रेजी के ही विधि के शब्दों का वे प्रयोग करना जानते थे। तो हिंदी में जो विधि शब्दावली बनी थी उनके प्रयोक्ता ही नहीं थे, उनके प्रयोक्ताओं का अभाव था और कुछ पूर्वाग्रह थे। एक ये कंसेप्ट बना हुआ था कि अंग्रेजी में काम करेंगे तो हम शिक्षित कहलाएंगे, हम विद्वान कहलाएंगे, हिंदी में हम करेंगे तो हम पिछड़े हुए कहलाएंगे। तो ये जो एक पूर्वाग्रह बन गया था जिसके कारण अंग्रेजी में अधिक काम हो रहा था, चाहे वे उच्चतम न्यायालय की बात करें या उच्च न्यायालय की बात करें या संसद की बात करें, विधानमंडलों की बात करें, सभी जगह काम अंग्रेजी में मूल रूप से हो रहा था और फिर इनका हिंदी में अनुवाद करने की आवश्यकता हुई। तो हिंदी प्रयोक्ताओं का अभाव एक कारण और एक उनके पूर्वाग्रह के कारण हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता हुई। फिर एक और कारण है कि जन सामान्य का न्याय में विश्वास बनाए रखने के लिए एवं जन सामान्य का विश्वास प्राप्त करने के लिए ये आवश्यक है कि राज्य की जनता को न्याय उनकी भाषा में दिया जाए जिससे आम जन उसे भली प्रकार समझ सके। इसीलिए अंग्रेजी में उपलब्ध विधि साहित्य के हिंदी अनुवाद की आवश्यकता हुई। अब सरकारी कामकाज में विधि के क्षेत्र में सभी अधिनियम तो अंग्रेजी में बन रहे हैं, पर आम जनता की भाषा अंग्रेजी नहीं है। 98% तो अंग्रेजी नहीं जानते हैं, परंतु उनको पता ही नहीं उनके अधिकार क्या हैं, उनके कर्तव्य क्या हैं, उनके लिए क्या विधेयक पारित हुए हैं। तो आम जनता में विश्वास कैसे बने, तो उनमें विश्वास बनाए रखने के लिए और उनका जो एक सरकार के प्रति या न्यायालय के प्रति विश्वास समाप्त हो रहा था उसको पुनः प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो गया कि जो न्याय की भाषा है उसे हिंदी बनाया जाए, आम जन की भाषा बनाया जाए। इसलिए भी विधि के जो अंग्रेजी में मूल है उसके अनुवाद की आवश्यकता हुई। कानूनी ज्ञान के अभाव में अन्याय उत्पीड़न का कानूनी प्रतिकार सामान्य जन के लिए कठिन हो गया। अब गांव में रहने वाला किसान है, कोई फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर है, किसी संस्था में काम करने वाला है और वो निरंतर अन्याय, शोषण का, उत्पीड़न का मूल बना हुआ है। अब उसको न्याय कहाँ से मिले, क्योंकि सब कुछ तो अंग्रेजी में है और वह उनसे बात करते हुए भी घबराता है, अपनी बात तक नहीं पहुँचा पाता है, तो कानूनी प्रतिकार करना उसके लिए कठिन हो जाता है। तो इसीलिए उनके लिए विधि की भाषा जो है उसमें हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता हुई। स्वयं को अनाचार, अन्याय, उत्पीड़न से बचाने के लिए
अपने मौलिक अधिकारों को जानने के लिए कानून का सामान्य ज्ञान आवश्यक है और इसी कारण से विधि के क्षेत्र में हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता अनुभव की गई। और एक और कारण है कि इस जो विधि सामग्री जो अंग्रेजी में है, इस कानूनी सामग्री को आम जन तक पहुंचाने के लिए और उन्हें अधिकारों के प्रति सजग करने के लिए अंग्रेजी में विद्यमान ज्ञान का अनुवाद आवश्यक है, इसीलिए उसका अनुवाद किया जाता है। अब उपभोक्ता कानून बना दिया गया, उपभोक्ता कानून अंग्रेजी में है और आम उपभोक्ता वो अंग्रेजी अगर नहीं जानता है तो उसे पता ही नहीं कि उसके क्या अधिकार है। अगर कोई कंपनी उसको लूट रही है तो वे उसका प्रतिकार कैसे करे, तो उसमें सजगता लाने के लिए, स्वास्थ्य विषयक समस्याओं के समाधान के लिए, उनके प्रति सजग करने के लिए, या महिलाओं के लिए जो अधिकार बनाए गए हैं उनको उनके प्रति सजग करने के लिए जो अंग्रेजी में विद्यमान सामग्री है उसकी हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता है। तो इस तरह से मित्रों, आज हमने बात की विधि अनुवाद की आवश्यकता और केंद्रीय पाठ, मूल पाठ और प्राधिकृत पाठ में क्या अंतर है, प्राधिकृत पाठ से अभिप्राय क्या है, सामान्य अनुवाद और प्राधिकृत पाठ जो विधि का अनुवाद है उसमें क्या अंतर है, इस सब को आज हमने जाना। तो आज की चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार नए विषय के साथ आपके समक्ष पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।